हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास का जो पोर्शन था उसको कंटिन्यू करेंगे। इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इसमें कुछ लोगों का कंफ्यूजन भी है कुछ पॉइंट्स पे, और साथ में कुछ लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने तो लास्ट क्लास के वीडियो में बोला था कि ये कंप्लीट लेक्चर नहीं है, अभी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म के लिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इट मींस आज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं, आपका जो भी कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा। फिर भी कंफ्यूजन बचे, आप व्हाट्सएप पे जो भी है आप उसको जो भी पॉइंट्स है उसको आप मैसेज कीजिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, वीडियो का इतना टाइम पे हमको दिक्कत है, हम उसको क्लियर करेंगे। और साथ में ये ध्यान में रखना कि ये जो पोर्शन है हमको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाइज देखते हैं, रिपीट करते हैं लास्ट क्लास का भी जो भी हमने पढ़ा था उसको रिपीट करते हुए हम लोग कंटिन्यू। इट मीन्स हम लोग का टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, हम लोगों ने सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस किया था कि ये फ्लक्स वर्ड जो है ये क्या मीनिंग रखता है। तो हमने कहा था कि ये जो फ्लक्स वर्ड है ये लैटिन वर्ड फ्लूएक्स से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू फ्लो। इट मीन्स कहीं पर भी किसी सब्सटेंस का फ्लो हो रहा है तो वहां पर रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए हम लोग ये वर्ड फ्लक्स का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा था कि कोई पाइप है और मान लो इस पाइप से वाटर का फ्लो हो रहा है। अब इस पाइप से वाटर का फ्लो हो रहा है, अब हम यहां पे पाइप के इस क्रॉस सेक्शन पे कहें कि बताओ किस रेट से वाटर का फ्लो हो रहा है। इट मींस कितना अमाउंट ऑफ वाटर यहां से फ्लो हो रहा है पर सेकेंड। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकेंड यहां से फ्लो करेगा यही अमाउंट यहां पे कहलाएगा कि इस एरिया से क्या पास कर रहा है, तो वाटर फ्लक्स पास कर रहा है। यानी कि सिंपली वाटर फ्लक्स क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकेंड इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है। या फिर हीट का फ्लो कहीं पर हो रहा हो, जैसे हम लोगों ने 11th में कंडक्शन पढ़ा था तो कहा था कोई रॉड है उसको हाई टेम्परेचर पे रखो और इसको लो टेम्परेचर पे रखो। इस एंड को हमने हाई टेम्परेचर पे रखा है, इसको लो टेम्परेचर पे रखा है। तो हीट का फ्लो होता था हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो यहां पर किस रेट से हीट फ्लो कर रहा है उसी को हम लोगों ने वहां पे हीट करेंट नाम दिया था, यानी कि कितना हीट पर सेकेंड फ्लो करता था। अब यहां से पर सेकेंड कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगा उसी को आप क्या बोल सकते हो? हीट फ्लक्स। तो सिंपली कहीं पर भी फ्लो इफेक्ट हो, कहीं पर भी किसी सब्सटेंस का फ्लो हो रहा हो तो वो किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको हम लोग एक टर्म से या कैसे कैलकुलेट करते हैं या क्या वहां पे वर्ड यूज करते हैं? फ्लक्स वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर? लेकिन हम लोग को यहां पे क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मीनिंग होगा कि किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। इट मीन्स कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पे कोई सरफेस उस फील्ड में रखा हुआ है, तो उस सरफेस से कितना फील्ड पास करता है वही फील्ड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी जितना अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड का उस सरफेस से पास करेगा वही अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। लेकिन आप ये याद करो कि हम लोगों ने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज होगा डिटेल में। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी कर्व है। कहीं पर भी कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके सराउंडिंग में उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो तो वहां पर किसका हेल्प लेते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इट मीन्स कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, कहीं पर भी मान लो ऐसा फील्ड लाइंस है या ऐसा स्टेट है, तो यहां पर ये कोई सरफेस यहां पे रख दो, मान लो कोई सरफेस एरिया यहां पे रख दो, तो उस सरफेस से कितना फील्ड लाइंस पास करेगा नॉर्मली उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट मीन्स सिंपली जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे
या पूछा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है तो क्या बोलेंगे? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मल टू इट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से कितना पास कर रहा है नॉर्मली, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहलाएगा उस सरफेस से? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अब हमने यहां पर कुछ एग्जाम्पल से इसको समझा था। क्या था एग्जाम्पल? जैसे हम यहां पे दो डायग्राम ले रहे हैं, यहां पर और यहां पे, दोनों जगह हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े हो तो वहां पर जानते हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहते थे। अब यहां पे कोई सरफेस एरिया लो, या तो सरफेस एरिया ऐसा हो या सरफेस एरिया ऐसा हो। जैसे यहां पे ये सरफेस, ये रेक्टेंगुलर सरफेस, ये सरफेस हम लोग लेने जा रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर सरफेस। इट मीन्स यहां पर फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है और सरफेस ये मेरा हथेली है, मान लो हम इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर रख रहे हैं। तो यहां से मेरे हथेली से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, यही फील्ड लाइंस का नंबर कहलाएगा कि मेरे हथेली से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। इट मीन्स ये सरफेस एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यही जो नंबर है ये क्या कहलाएगा? इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पे हमने कोई रिंग ले लिया है और रिंग को ऐसे परपेंडिकुलर बोर्ड के रख दिया है और फील्ड लाइंस कैसे है? बोर्ड के पैरेलल में है। तो यहां से कितना ये फील्ड लाइंस पास करेगा, तो 1 2 3 4, तो यहां पर फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां पर बाहर भी है फील्ड, ऐसा नहीं केवल फील्ड यहीं पे है, ये जितना यहां ये एरिया है इसके बाहर भी है, लेकिन हमको देखना है कितना ये इसके सरफेस से पास कर रहा है, कितना इस सरफेस से पास कर रहा है फील्ड लाइंस, वही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो हाँ, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके रिप्रेजेंट किया था। हम लोग नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी आएंगे, हम उसको सेपरेट करने जा रहे हैं, आपको समझने में सुविधा होगी। क्यों? तो यह बाद में समझ में आएगा क्यों ऐसा करने जा रहे हैं। तो अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन गिवन हो और कोई सरफेस रखा हुआ हो उस फील्ड में, तो काउंट कर लेना है कितना फील्ड लाइंस नॉर्मली उसके पास कर रहा है। तो यहां पर देखो सारा का सारा फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रहा है, वही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। लेकिन हम लोग का जो सिलेबस है इसमें बहुत कम ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि कहीं पर कोई सरफेस एरिया गिवन होगा और यहां से फील्ड लाइंस पास करता हुआ दिखा देगा और कहेगा कि बताओ फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। इट मीन्स डायरेक्टली सरफेस से पास करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन गिवन नहीं होगा। हम लोग को क्या गिवन होगा कि कोई सरफेस है, उसका सरफेस एरिया गिवन होगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और ये सरफेस एरिया गिवन होगा। अब तब कहेगा कि बताओ यहां पर फ्लक्स का वैल्यू क्या है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लिखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू सरफेस नॉर्मली नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी किसी सरफेस से नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था। और हमने कहा था सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूमेरिकली इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दैट इज कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, किसी सरफेस का सरफेस एरिया गिवन हो, तो वहां पर कहे कि बताओ कि सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, कितना फील्ड लाइंस पास करेगा, तो वहां से न्यूमेरिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। और एरिया वेक्टर के लिए तो हम लोगों ने सेपरेट एक वीडियो अपलोड किया था, वहां पे आप देखो उसको डिटेल में। तो फिर यहां पर यही डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा, थीटा क्या था? तो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। तो ये पॉइंट्स हमको माइंड में रखना है। अब हमने इसको एग्जाम्पल से समझा था कि क्यों फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। इसके लिए हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन लेकर के इसको डिस्क्राइब किया था। हमने नॉन यूनिफॉर्म नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि नॉन यूनिफॉर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम स्टेप बाय बढ़ रहे हैं। अब इस पॉइंट को समझने के लिए कि फ्लक्स को हम लोग
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लेते हैं, हम यहां पे 3 डायग्राम लेने जा रहे हैं। तीनों में आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इट मींस यहां पर चाहे यहां पर या यहां पे, तीनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन से हमको पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां पर देखा था इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग पहले ये एक डायग्राम और इस डायग्राम को पहले एनालाइज करते हैं और फिर इस डायग्राम पे आते हैं। अब यहां पर देखो, दोनों में फील्ड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उसको E1 मानने जा रहे हैं और इसको E2 मानने जा रहे हैं। अब हम कहेंगे बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या यहां पे, तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के में जो आपने पढ़ा था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो क्या करते थे, उसका डिफिनीशन ही याद करो, इमेजिनरी कर्व है जो कि किसी चार्ज के सराउंडिंग में उसके फील्ड का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो देता है, लेकिन फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते थे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या देखते थे कि यूनिट एरिया से नॉर्मली कितना फील्ड लाइंस पास करता है उस चार्ज के सराउंडिंग में। इट मींस उस चार्ज के सराउंडिंग में कहीं पर भी यूनिट एरिया लो और देखो वहां यूनिट एरिया से नॉर्मली कितना फील्ड लाइंस पास करता है, वही उसका मैग्नीट्यूड देता था। और डायरेक्शन के लिए हम लोग देखे थे वहां पर टेंजेंट या स्ट्रेट लाइन के केस में तो डायरेक्टली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे कुछ बेंड किया हुआ रहता था कर्व तो उस केस में टेंजेंट लेते थे। खैर वो डायरेक्शन पे हम लोग को नहीं आना है, हमको क्या ध्यान में रखना है कि जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ EFL passing through unit area नॉर्मल टू इट, यानी उस यूनिट एरिया के क्या होना चाहिए, नॉर्मल में होना चाहिए। तो यहां पर देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या यहां पे, तो आप कहोगे सर एक छोटा सा यूनिट एरिया हम लेते हैं यहां पर भी और यहां पर भी यूनिट एरिया लेते हैं, तो यहां पे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है यूनिट एरिया से, यहां पे कम कर रहा है, तो इट मींस यहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और यहां पे कम होगा। तो हमको क्या पता चला, E1 ग्रेटर देन E2 होगा। अब ये सब आना चाहिए आपको, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रखा है पहले से। या फिर एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सेपरेशन कम है फील्ड लाइंस के बीच तो वहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, अगर सेपरेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो यहां पर देखो सेपरेशन कम है, इसका मतलब है ये डेंस होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है यहां पे कम है, हम लोग को ये डिसाइड हो गया। अब हमने कहा था कि इसके परपेंडिकुलर में कोई एक सरफेस रखो, ऐसे परपेंडिकुलर रख दो। यहां पे हम एक सरफेस लेने जा रहे हैं परपेंडिकुलर इस फील्ड लाइंस के, इसका मतलब है कि ये जो बोर्ड है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आप एक ऐसा सरफेस रख दो रेक्टेंगुलर। तो हम कहेंगे बताओ यहां से कितना फ्लक्स पास करता है। तो अभी जो हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में जाना है कि किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा वही नंबर फ्लक्स होगा। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 हो जाएगा फ्लक्स का वैल्यू। अगर हम कहेंगे नहीं यहां पर उतना ही बड़ा सरफेस एरिया लो, जितना बड़ा सरफेस एरिया यहां लिया था उतना ही बड़ा सरफेस एरिया यहां पर लो, आप ये मान के चलो कि जितना सरफेस एरिया यहां है उतना ही यहां है, तब कहेंगे यहां पे फ्लक्स बताओ। तो यहां पे फ्लक्स बताने के लिए हमको काउंट कीजिए फिर 1 2 3 4, तो यहां पे फ्लक्स का वैल्यू ज्यादा आ रहा है और यहां पे कम, सरफेस एरिया तो दोनों जगह सेम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इट मींस जो फ्लक्स कहीं से पास करता है किसी सरफेस से, गिवन सरफेस से, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के वैल्यू पे, यानी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ज्यादा मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, कम मैग्नीट्यूड का होगा तो कम फ्लक्स पास करेगा। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा था। फिर दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि अगर इसी में सरफेस एरिया को छोटा कर दो, यानी फील्ड वही है इस सरफेस एरिया के लिए और इस सरफेस एरिया के लिए, ये सरफेस एरिया बड़ा है और ये छोटा है, तो यहां से देखो आप कितना फ्लक्स पास करेगा 1 2 3 4, यानी इस केस में अब फ्लक्स कितना हो रहा है
4। तो बड़ा सरफेस एरिया था तो ज्यादा फ्लक्स था, कम सरफेस एरिया है तो कम फ्लक्स। यहां पर भी सरफेस एरिया छोटा कर दो, इसके रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया छोटा कर दो, तो फील्ड तो दोनों के लिए सम है, लेकिन सरफेस एरिया छोटा कर रहा है तो आप देखो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सरफेस एरिया के। तो यहाँ पे कंबाइनली हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस पे भी डिपेंड करता है। हाँ, इसमें कॉस्ट थीटा है, इस पॉइंट पे हम लोग आते हैं यहां से। तो हमने कहा था इसीलिए फ्लक्स जब हम लोग निकालते हैं तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या किया, हमने कहा था कि जब आप फ्लक्स निकालोगे तो इस दोनों केस में फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, E इंटू ए। अब देखो बहुत लोग को यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप डायरेक्टली E डॉट ए क्यों लिख दिए, यहाँ पर E ए क्यों लिख दिए, तो इसको समझो। अभी जस्ट देखो हमने इस पॉइंट को तो मिटा दिया है, यहाँ पे लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां निकालना हो चाहे यहां, हम लोग देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ लाइंस यूनिट एरिया से पास कर रहा है, वही मैग्नीट्यूड बताता है। यानी E1 का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो देखेंगे यहां पर यूनिट एरिया से कितना लाइंस पास कर रहा है। E2 निकालेंगे तो देखेंगे यहां पे यूनिट एरिया से कितना लाइंस पास कर रहा है। तो सिंपली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, देखते थे कितना नंबर ऑफ लाइंस यूनिट एरिया से पास कर रहा है। अब इसको रिवर्स में कहो, अगर कहीं पर भी E1 दिया हुआ है, मान लो इस केस में E1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस केस में E2 है, तो अब इसको उल्टा सोचो आप। E1 का मतलब क्या है कि ये E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा हमको ये बताएगा कि यूनिट एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है। E2 बताएगा इसके यहां पर यूनिट एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, अगर कहीं पर भी हमको सरफेस एरिया गिवन है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या बताता है कि यहां पर यूनिट एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो हमको निकालना है नहीं, टोटल सरफेस एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, उसी को तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो अब सिंपल तो हो गया, यूनिट एरिया से E पास कर रहा है तो ए एरिया से कितना, फिर से समझो इसको, यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है E, तो ए एरिया से कितना पास करेगा, E इंटू ए। तो इसीलिए फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, E इंटू ए, इस दोनों केस में। और ये ध्यान रहे, इस दोनों केस में हमने क्या किया है कि जो फील्ड लाइंस है उसके परपेंडिकुलर रखा है सरफेस को। इसका मतलब क्या है कि सरफेस एरिया, ये जो सरफेस होगा, ये मेरा पाम मान लो कि सरफेस है, तो ये सरफेस को हमने फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा है। तो यहां पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों केस में सेम डायरेक्शन में है। तो जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तो फ्लक्स का वैल्यू डायरेक्टली ये आ जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा? नहीं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। कहीं पे दिया रहा है कि यहाँ पे सरफेस एरिया ऐसा है और फील्ड यहाँ पे कुछ ऐसे है, जैसे कि हमने यहाँ पे थर्ड डायग्राम बनाया है, यहाँ पे सरफेस एरिया कुछ ऐसे गिवन है। देखो अब यहाँ पर एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर लेने के लिए हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल में यूनिट वेक्टर लेते थे। मानो कि ये जो पाम है मेरा, ये सरफेस है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर होगा और फील्ड कैसे है, तिरछा, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर होगा और फील्ड इधर है, यानी दोनों के बीच एंगल है। सिंपली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल है, तो हम लोग तो फ्लक्स के बारे में क्या जानते हैं कि वो फील्ड लाइंस जो नॉर्मली पास करे। तो हमको यहां पर तो जितना फील्ड लाइंस था सबके सब नॉर्मल ही पास कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सारा फील्ड लाइंस नॉर्मल पास नहीं करेगा। हमने कहा था कि चलो एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड इधर है, तो इसका इस फील्ड का कंपोनेंट ब्रेक कर दो। एक इधर कंपोनेंट होगा और ये होगा, ये थीटा आपने रखा है तो ये आ जाएगा ई साइन थीटा और ये आ जाएगा ई कॉस थीटा। तो यहां पर ये जो कंपोनेंट होगा ये परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के, या दूसरे वे में कहें कि ये जो कंपोनेंट होगा ये सरफेस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, यानी ये दोनों वाला केस आ गया। तब यहां पर भी आप कहेंगे कि यहां पे फ्लक्स बताओ कितना होगा,
तो हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो कि इस सरफेस के नॉर्मल में है, ये वाला कंपोनेंट, ये क्या बताता है कि यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताएगा क्या कि यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो इसका एरिया मान लो ए है, तो टोटल एरिया से कितना पास करेगा, तो ये फ्लक्स का वैल्यू क्या आ गया, ई ए कॉस थीटा। तो ये हम लोग जनरल लेके चलते हैं, क्योंकि थीटा को आप वैरी करवा सकते हो। इसी में थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएगा, यानी ये वाला केस आ जाएगा। हो सकता है ये 90 डिग्री पे हो तो फील्ड ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग यही वाला केस लेके चलते हैं, ये जनरल केस हो गया। इसमें थीटा का वैल्यू हम लोग वैरी करवाएंगे तो ये सारा केस कवर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि जनरल फॉर्मूला हम लोग को क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई ए कॉस थीटा, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इस पॉइंट तक हमने डिस्कस किया था और कहा था इसको आप माइंड में रखो। हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि क्यों ये फ्लक्स एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आप इसको माइंड में रखो। और अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म के केस में इन करते हैं और उसको देखते हैं। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। और मेनली हम लोग को आज यही डिस्कस करना था। हमने तो सीक्वेंस बनाने के लिए, ताकि जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसके साथ सीक्वेंस रहे और समझ में आए, इसलिए हमने पीछे वाले को भी रिपीट कर दिया जो पिछला क्लास में हमने पढ़ा था। अब जिनका भी यहाँ पे भी डाउट है, जहां से भी आप पढ़े हो और जो डाउट है उसको रिलेट करना और उसको क्लियर करना। दिक्कत हो तो फिर आप मैसेज करना। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मान लो कि हम यहाँ पे कुछ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन लेने जा रहे हैं। आप याद करो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था, या तो ये ऐसे ना होके स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होता था, या फिर ऐसे होता था। तो यहां पर भी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये स्ट्रेट लाइन ही ले लो, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर भी सेम सिचुएशन वही होगा जो वहां पे, मान लो कि आप एक छोटा सा यहां पर एक एरिया लेते हो, उतना ही वाला एरिया यहां से आप ले लो, यहां पर ले लो। अब यहां पे जो इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको E1 मानने जा रहा है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो E2 होगा। हम लोगों ने पीछे फील्ड लाइंस में पढ़ा था, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा। अब यहां पे फ्लक्स निकालो, तो फ्लक्स आपने क्या पढ़ा था, कितना फील्ड लाइंस पास करेगा गिवन सरफेस से नॉर्मली। ये भी ध्यान रखना, यहां पर एक चीज क्या है मिसिंग हम बता रहे हैं। तो वहां पे फ्लक्स क्या होता, आप क्या काउंट करोगे, 1 2। अब यहां पे क्या काउंट होगा, तो आप कहोगे कि फ्लक्स सर 1 हो जाएगा। लेकिन आप यहां पे एक मिसिंग करते हो। क्या मिसिंग करते हो, तो आप डेफिनेशन को याद रखो। और यही मिसिंग आपका जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का वजह यही है कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि फील्ड लाइंस किसी सरफेस तो पास करे, लेकिन अंडरलाइन करो ना, जो नॉर्मली पास करे। तो क्या ये फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रहा है, मान लो कि ऐसे ये बेंड हो रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसके टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करो यहां पे। अब यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, इस लाइन पे, यहां पे इस पॉइंट पे, इस लाइन को थोड़ा सा और ऐसे कर दो, तो यहां पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करो। तो क्या ये सरफेस के नॉर्मल है, तो नॉन यूनिफॉर्म में जरूरी नहीं कि ये टेंजेंट इस पे नॉर्मल ही हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना भी आप, हो सकता है ये पूरा सरफेस एरिया ले रहे हो तो हर जगह यहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो नॉर्मल ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे डायरेक्टली बोल देगो कि हाँ जितना लाइंस पास कर रहा है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। हाँ, अगर ये सरफेस एरिया के नॉर्मली पास कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि ये नॉर्मल पास कर रहा है, तो डायरेक्टली काउंट कर लेंगे। अब जैसे यहां पर देखो, इस केस में इसको मिटाओ, अब यहां पे सरफेस एरिया ले रहे हो, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो ये टेंजेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पे कर्व ऐसे है, टेंजेंट यहां ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा। और यहाँ पे जो सरफेस एरिया है इस पे नॉर्मल इस पॉइंट पे किधर होगा, देखो ये सरफेस एरिया ऐसे है तो नॉर्मल, तो क्या ये नॉर्मली पास कर रहा है, नहीं पास कर रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या करते थे,
जब ये नॉर्मली पास नहीं करता था तो कुछ कंपोनेंट लेते थे यहां पे, ये कंपोनेंट तो कुछ एंगल यहां पे होगा, तो यहां पर हम लोग जो पीछे डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। क्या क्लियर, क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा होगा। यहां पर भी तो वही सिचुएशन हो सकता है, तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि नहीं ये फ्लक्स 2 हो जाएगा, तो उसके लिए हमको ये कंप्लीटली देखना पड़ेगा क्या ये फ्लक्स का वैल्यू 2 तभी लेंगे जब ये पास कर रहा है नॉर्मली, नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हम लोग जनरल फार्मूला अभी पीछे पढ़े हैं ई ए कॉस थीटा, याद करो हमने सारा एग्जांपल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, क्यों, ताकि आपको ये समझ में आए कि वो नॉर्मली पास करे। अगर नॉर्मली पास नहीं कर रहा है तो हम लोग देखते थे कितना पार्ट नॉर्मली पास कर रहा है, और हमने पीछे ऐसे कंपोनेंट ब्रेक किया था और तब कहा था कि ये जो ई कॉस थीटा होगा वो नॉर्मली पास करेगा। तो यहां पर अब ये नॉन यूनिफॉर्म में देखो क्या हो जाएगा कि यहां पर जो नॉर्मल है, मान लो कि यहां पे नॉर्मल ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे है, तो यहां पर एंगल, फिर यहां पर मान लो कि एंगल, तो क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा हर जगह। इट मीन्स जब फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच ये एंगल होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या हर जगह, क्योंकि यहां पर फील्ड हर जगह अलग अलग है न, तो क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा ही होगा, तो ये जरूरी नहीं है, ये थीटा क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा, यहां पर कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, हर जगह अलग अलग होगा। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि ठीक है हम तो नॉर्मली पास नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम डायरेक्टली 2 नहीं लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल भी हर जगह चेंज कर रहा है, तो यहां पर हम कैसे लेंगे, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये थीटा वेरिएबल हो जा रहा है, तो यहां पर हम कैसे तब फ्लक्स निकालेंगे, तो यही हम लोग को डिस्कस करना है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि कैसे डिस्कस करेंगे। हाँ, यहां पर देखो मान लो हम यहां पे ऐसा सरफेस एरिया ले लेते हैं, तो देखो यहां पर इस सरफेस एरिया का ये छोटा पार्ट लो, यहां पर एरिया वेक्टर नॉर्मली ऐसे होगा, यहां पे छोटा पार्ट लो तो नॉर्मली ऐसे होगा, यहां पे छोटा पार्ट लो तो नॉर्मली यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, यहां वाला छोटा पार्ट लो तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। अगर यहाँ पे ऐसा कोई सरफेस ले लेते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है ही, और अगर हम सरफेस ऐसा ले लेते हैं तो क्या फिर हम लोग को ये जो हम लोग डायरेक्टली ई कॉस थीटा यूज कर रहे थे क्या डायरेक्टली कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे तो मान लो कि ऐसा रखा हुआ है कि हर जगह ये नॉर्मली ही होगा, ये नॉर्मल ही होगा, लेकिन क्या यहाँ पर एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर क्या कांस्टेंट है, ये पूरे सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कांस्टेंट है, नहीं, यहाँ पे नॉर्मल लोगे तो कुछ और आएगा, यहाँ पे नॉर्मल लोगे यहाँ पे नॉर्मल लोगे तो कुछ अलग डायरेक्शन में, यहाँ पे अलग डायरेक्शन में, यहाँ पे अलग डायरेक्शन में, हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी एरिया वेक्टर चेंज करता है। तो जब भी ये सिचुएशन आए कि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या सरफेस एरिया ले रहे हैं उसका एरिया वेक्टर चेंज करे, या फिर कहे एंगल ये थीटा चेंज करे, तब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग उसी पॉइंट को देखने जा रहे हैं। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां पर भी जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फ्लक्स बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ा लोगे तो यहां पर भी वही सिचुएशन है कि फ्लक्स ई पर डिपेंड करेगा, ए पर डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा, यहां पर भी। लेकिन अगर हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं उस समय ये थीटा वैरी कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट, या एरिया वेक्टर वैरी कर रहा है, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं एंगल भी इफेक्टेड होता है। तो ये सब सिचुएशन में कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, हमको ये कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है, अभी तक के डिस्कशन से हम लोग को ये पता चला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म, अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो वहां पर फ्लक्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, एरिया वेक्टर पर डिपेंड करेगा, और साथ में एंगल पर भी डिपेंड करेगा, इस दोनों के बीच क्या एंगल है। अभी तक हम लोग ये डिस्कशन किया है। तो देखो यहां अब हम लोग फ्रेश ये आज के क्लास का पॉइंट समझने जा रहे हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम लोग उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे समझो यहां पे, इसके लिए हम एक एग्जांपल बताने जा रहे हैं, उससे समझो, समझने में सुविधा होगी। याद करो 11th में जब हम लोग वर्क डन निकालते थे
तो कांस्टेंट फोर्स होता था तो वर्क डन का हम लोग ये फॉर्मूला लेते थे डायरेक्टली। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन का ये फॉर्मूला होता था। अगर फोर्स पोजीशन के साथ चेंज करता था या कहते थे कि ये फोर्स एक्स का फंक्शन है, एक्स क्या है यहाँ पे पोजीशन, तब हम लोग डायरेक्टली इस फार्मूला को यूज नहीं करते थे। हम लोग क्या करते थे, ये मान लेते थे कि ये जो फोर्स है एफ एक्स एक छोटा डिस्प्लेसमेंट dx में कांस्टेंट होगा और तब उस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन dw निकालते थे और फिर इसी को इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल वर्क डन किसी गिवन डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 में निकालते थे। ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। तो यहां से भी कुछ माइंड में ऐसे ही आप रिलेट करो तो समझने में बहुत सुविधा होगी। हमको तो पता हो गया कि फ्लक्स का मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, ई ए कॉस थीटा। अब ऐसे याद रखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्यों हमने लास्ट क्लास में नॉन यूनिफॉर्म का केस नहीं लिया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था या लग रहा था कि सर छोड़ दिए, वो बताया नहीं। तो देखो हमने क्यों नहीं बताया था, उसी को सेपरेट करने के लिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट से ज्यादा अच्छा है, वर्ड क्या यूज करेंगे, यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हम माइंड में रखेंगे कि फ्लक्स का कैलकुलेशन करना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कुछ ऐसा ही वर्क करने जा रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान में रहे, हम लोग इसमें कांस्टेंट फोर्स के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर लेते थे और जो वेरिएबल फोर्स होता था दोनों के लिए अप्लाई हो जाता था। ये इंटीग्रेशन वाला मेथड से दोनों के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन हमको कॉन्सेप्ट वाइज डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, जब भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो हम फ्लक्स निकालने के लिए डायरेक्टली ये, या फिर एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर भी चेंज कर सकता है। जैसे कोई आप सरफेस ऐसा ले लो तो यहां पर ये छोटा सा पार्ट ले लो, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका जैसे आप स्फीयर ले लो तो इसका ये छोटा वाला पार्ट का एरिया वेक्टर इधर होगा, ये वाला छोटा पार्ट का एरिया वेक्टर इधर होगा। तो यहां पर एरिया वेक्टर भी तो चेंज हो रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यूनिफॉर्म नहीं हो, एरिया वेक्टर भी तो चेंज कर सकता है डायरेक्शन बाय। अगर हम यहाँ पे स्फीयर रख दें तो यहां पर ये वाला पार्ट का जो एरिया वेक्टर होगा ये छोटा सा पार्ट का इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर एरिया भी चेंज करे या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करे तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए कैसे। जैसे आपने यहां पे माना कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में इस फोर्स को कांस्टेंट मान लेंगे और फिर हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट में। तो यहां पर भी मान लो कोई सरफेस एरिया ऐसे है। अब ये सरफेस एरिया का भी हर जगह डायरेक्शन सेम नहीं है। यहां पर छोटा सा सरफेस एरिया लो, इसका डायरेक्शन इधर है। यहां पे छोटा सरफेस एरिया लो, यहां पे इसका डायरेक्शन इधर है। यहां पे छोटा सरफेस एरिया लो, इसका डायरेक्शन मान लो नॉर्मली ऐसे है, ये ऐसे कुछ मान लो कि ये ऐसे है कुछ, तो यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल कुछ ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ पे मान लो कि ये नॉर्मल है इस पे, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इधर है इस डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है नॉर्मली ये यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। तो हर जगह एरिया वेक्टर भी चेंज कर रहा है डायरेक्शन वाइज। सरफेस एरिया हम मान लो यहाँ पर भी डीएस लेते हैं, यहाँ पर भी डीएस लेते हैं, यहाँ पर भी डीएस, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज कर रहा है। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन आए तो आप यही कॉन्सेप्ट यूज करो। आप मान लो कि ये जो छोटा सा सरफेस है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा और आप मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में और इसके बीच एंगल मान लो क्या थीटा। तो यहां पे हम लोग का हेडिंग क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन either electric field or area vector or angle between electric field and area vector is variable। तो हम क्या कहने जा रहे हैं कि जब भी ये सिचुएशन आए तो एक छोटा सा सरफेस एरिया लो और यहां पे मान लो कि इस छोटा सरफेस की ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब इस छोटा सरफेस एरिया से फ्लक्स आप निकालो, तो छोटा सरफेस एरिया से फ्लक्स भी छोटा होगा तो d फाई मानने जा रहे हैं। अब यहां पे E और ये जो छोटा सरफेस एरिया ले रहे हो
ds, या ds ना लेके आप da ले लो, क्योंकि हम लोग तो पहले से a मानने जा रहे हैं, तो a ले लो आप यहां पे। तो इससे छोटा सा सरफेस एरिया से जो फ्लक्स होगा ये होगा, इसी को आप लिख सकते हो E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये dA और cos थीटा। तो ये छोटा सरफेस में आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिए। अब टोटल फ्लक्स, यानी ये टोटल सरफेस से फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स हम लोग क्या लेंगे, तो ये इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे E dA cos थीटा। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन होगा, ये सिंपल इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। अब ये सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, यानी इस सरफेस के अलाउंग इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, तो हम लोग इस पोर्शन को नेक्स्ट में आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे डिटेल में देखेंगे कि ये सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत आसान होता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, स्टेप वाइज समझो। हम सिंपली क्या कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया वेक्टर दोनों वेरिएबल हो, या दोनों में से कोई एक वेरिएबल हो, उस केस में आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला ना यूज करके क्या करना, एक छोटा सा सरफेस एरिया लेना, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना, और फिर उसी को सरफेस इंटीग्रल ले लेना। तो देखना कि बहुत जगह डेफिनेशन ये भी लिखा रहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ये जो साइन है इसको ऐसे लेकर के कट कर दो और ऐसे लिख दो, तो देखना डेफिनेशन लिखा रहता है, क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। आई थिंक जो आप लोगों को कंफ्यूजन है, या बहुत लोगों को लग रहा था कि सर वो वाला केस नहीं बताया है, इस वजह से बहुत लोग कंफ्यूजन में थे, वो आपको आप दूर हो गया होगा। हमने लास्ट क्लास की वीडियो में कहा था इस पोर्शन को हम नेक्स्ट में डील करेंगे, सेपरेट करना चाहते थे दोनों, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट हो, तो उस केस में हम डायरेक्टली फ्लक्स निकालेंगे। लेकिन दोनों में से कोई एक वेरिएबल हो या दोनों वेरिएबल हो, तो उस केस में हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा सरफेस एरिया में पहले फ्लक्स डी फाई निकालेंगे, या फिर डी फाई निकाल लेंगे, और फिर उसी को सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे, तो हमको इस टोटल सरफेस एरिया से फ्लक्स निकल जाएगा। ये कैसे होता है, तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिटेल में देखेंगे, इस पे अभी टेंशन नहीं लेना है। हाँ, यहां पर देखना, कभी कभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या कहा है कि ये कांस्टेंट फोर्स रहता है, उस समय भी आप वर्क डन निकालने के लिए इसका यूज कर लेते थे। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, वहां पर भी यूज हो जाएगा। तो बहुत जगह देखो, बहुत सारा बुक क्या करता है, डायरेक्टली इसी फॉर्मूला का यूज करता है। हमने सेपरेट यहां पर ये लिखा है, इसको न लिखे डायरेक्टली क्या लिखता है, इसी को यूज करता है। तो आप यूज कर सकते हैं उसको, आप इसी फार्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या डिफिनेशन में भी देखना इसी को लिखा रहता है, या बहुत जगह देखना डिफिनेशन में लिखा रहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ। तो हमने जो दिया है ये ध्यान में रखना है कि आपको सेपरेट करके आप एक सेपरेट करो, स्टेप कुछ फॉलो करो, देखना सब समझ में आएगा कि हाँ, यहां से निकालो, यहां से निकालो, सब क्या है, एक जैसा है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे इसमें, कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते थे तो फिर ये डिस्कस करते थे कि ये स्केलर है या वेक्टर, फिर इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। तो हम लोग उस पोर्शन पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग का स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों स्केलर क्वांटिटी होगा, तो जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। और याद करो ना, डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे, यानी कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। अब इसका यूनिट हमको लिखना है, तो यूनिट लिखने के लिए हम लोग तो फार्मूला यूज करते थे, इसी को हमने क्या लिखा था, ई ए कॉस थीटा। तो याद करो पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने दो यूनिट पढ़ा था, एक न्यूटन पर कूलम, तो जब न्यूटन पर कूलम लोगे तो न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, ये तो यूनिट लेस होता है, तो एक यूनिट ये हो जाएगा। और एक हम लोगों ने इसी को और कर दो, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग ये भी फार्मूला पढ़ा था, वोल्ट पर मीटर, जाके देखना वहां पे, और ये मीटर स्क्वायर, तो एक यहां से कैंसिल हो गया, तो वोल्ट इंटू मीटर। अब फिर हम लोग को इसका डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन लिखने के लिए यूनिट का ही हेल्प लो। ये न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/T⁻²। ये कूलम चार्ज का है, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, I × T
और ये मीटर स्क्वायर एरिया है, तो एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर। अब इस दोनों को ऊपर ले जाओ तो देखो यहाँ पे एम और एल, यहाँ पे पावर 1 और 2 यहाँ, तो 2 1 3 हो जाएगा। और फिर ये टी ऊपर चला जाएगा तो -1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो -3, और आई ऊपर चला जाएगा तो -1। तो ये हो गया हम लोग का यूनिट और ये हो गया डायमेंशन। ये सब याद रखना, बोर्ड में ये सभी क्वेश्चन पूछता है कि डायमेंशन बताओ, या ऑब्जेक्टिव में ये डाल देता है। अब हम लोग इस टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और एक आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट करना। ओके, ये क्वेश्चन है हम लोग का। कहा जा रहा है ए सरफेस ऑफ एरिया 50 मीटर स्क्वायर, यानी एक सरफेस एरिया है कितना है 50 मीटर स्क्वायर, प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है 12I 5J 7K। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ द सरफेस इन XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को समझो, और कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो फिर कमेंट करना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि सर यहां दिक्कत होगी। हमको कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड IJ के फॉर्म में है, यानी 3 डायमेंशनल है, ये सारे डायरेक्शन में, इसको ऐसे समझो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ये हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा यहां पे। तो इसका कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, वाई कंपोनेंट जेड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशनल है। यानी यहां से ये ब्लैक बोर्ड से मान लो कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ निकल रहा है, ऐसे, ये सीधा ऐसे नहीं निकल रहा है, ये कुछ ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है। उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एक जो सरफेस है जिसका एरिया गिवन है, एक बार इसको आप यहां पे इस प्लेन में रख दो, ये एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन में रख दो, एक बार यहां रख दो, एक बार यहां रख दो। तो बताओ जब यहां रखोगे तो कितना फ्लक्स होगा, यहां रखोगे तो कितना फ्लक्स होगा, और यहां रखोगे तो कितना फ्लक्स होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, ये पॉइंट हम क्या बताने जा रहे हैं। तो पहले तो आपको क्वेश्चन को लिख लो और फिर हम लोग मिटा करके इसको सॉल्व करते हैं। यही हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था और ये एरिया गिवन था। पहला क्वेश्चन, मान लो कि ये कहां पे रखा हुआ है, इन XY प्लेन, यानी ये जो सरफेस है XY प्लेन है। तो XY प्लेन कौन होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये सरफेस यहां पे गिवन होगा। जैसे इसी को ऐसे समझो कि ये पेपर शीट मेरा ये सरफेस है जिसका एरिया गिवन है। अब इस पेपर को इस प्लेन में रख दो, ऐसे रख दो, क्लियर। तो यहां पर अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तब इसके लिए याद करो, एरिया वेक्टर में हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन का एरिया वेक्टर कैसे लिखते थे, यानी 2 डायमेंशनल प्लेन के केस में एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे कि एरिया वेक्टर सरफेस एरिया होता था, तो सरफेस एरिया कितना है 50, और फिर उसका डायरेक्शन कैसे लेते थे हम लोग, नॉर्मली अवे। तो यहाँ पे नॉर्मली अवे, तो हम लोग इधर से ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से नॉर्मली अवे ऐसे लेंगे। तो देखो नॉर्मली आप ऐसे यूनिट वेक्टर लोगे, तो ये यूनिट वेक्टर नॉर्मली लोगे तो ये किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर, यहां पे याद करो, वहां पे हम लोगों ने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, एरिया वेक्टर इक्वल टू सरफेस का एरिया और यूनिट वेक्टर जो सरफेस के नॉर्मल में होता था। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे। तो यहां पर ये जो सरफेस है इसका टोटल एरिया कितना 15। अब इसके नॉर्मल में यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट नॉर्मल लोगे ऐसे, तो ये किस डायरेक्शन में है, जेड के डायरेक्शन में है, तो के टैक हो जाएगा। अब फ्लक्स के लिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट निकालो इसका और इसका, यानी ई 12I 5J 7K। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो कितना हो जाएगा, तो देखो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लो 0, इसका भी इसके साथ 0, के और के का क्या होता था 1, तो कितना हो जाएगा
50 इंटू 7 35 0 350 यानी 350 और न्यूटन अभी हम लोगों ने अभी यूनिट क्या यूज किया था, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। यानी कि जब इस सरफेस को XY प्लेन में रखोगे तो हमको कितना मिलेगा फ्लक्स, इससे ये मिल गया। अब इसी को YZ प्लेन में रखो, दूसरा हम क्या करने जा रहे हैं, या XZ प्लेन में रखो। दूसरा हम लोग का क्या था कि जब आप XZ प्लेन में रखोगे तो देखो, XZ प्लेन में रखोगे तो देखो ये Z एक्सिस और ये X एक्सिस, ये हम लोग का X एक्सिस है और ये Z एक्सिस, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। यानी ऐसे कुछ देखो, ये X एक्सिस है और ये Z एक्सिस है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो यहां पे देखो इसका एरिया वेक्टर किधर, ऊपर की ओर, यानी किस डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में। तो यहां पर एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, जो एरिया है सरफेस का, इस सरफेस का टोटल एरिया कितना दिया हुआ है 50, और ये किस डायरेक्शन में है, Y डायरेक्शन में। और फिर से अब फ्लक्स निकालने के लिए क्या करो, E डॉट एरिया वेक्टर निकालो। तो देखो फिर निकालोगे तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, तो 5 यानी J वाले को J से, यहां पर J आया ना, तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते थे, J वाले को केवल J से मल्टीप्लाई कर लेते थे, ये और इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर K आया था तो केवल K वाले के साथ मल्टीप्लाई किए थे, I आएगा तो I वाले के साथ केवल करेंगे, क्योंकि रिमेनिंग के साथ 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 5 को किससे कर लो, 50 से, तो कितना हो जाएगा 250 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप थर्ड केस कैलकुलेट करके आप कमेंट करना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो इस पे कुछ क्वेश्चन लेंगे, जो भी है क्वेश्चन में वेरिएशन, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या फिर एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि कैसे इस फ्लक्स में वेरिएशन है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है और आप लोग तुरंत पूरा लेक्चर देखो, और लेक्चर का कोई छोटा पार्ट देकर के ये डिसाइड मत कर लो कि नहीं समझ में आ रहा। दिक्कत क्या होती है ना कि आप अभी फ्री बैठे हो, कहीं कुछ इधर से पढ़ते हो, कुछ इधर से पढ़ते हो, तो लगता है अच्छा तुरंत ही सर का जितना लेक्चर है उसमें सारा पॉइंट कवर हो जाना चाहिए। तो आप पूरा लेक्चर देखो, वो कंप्लीट, जहां पे भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन लगता है, आप कुछ न्यू पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, तो आपको कंफ्यूजन लगता है तो उस पॉइंट को नोट करके बोलो सर इस पॉइंट पे हमको दिक्कत है, तो फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आप थर्ड क्वेश्चन को बना करके कमेंट करना। फिर हम लोग आते हैं, इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, तो हम लोग जब थर्ड वीडियो इसका थर्ड लेक्चर होगा उसमें आते हैं तो डिटेल में देखते हैं। ओके।